नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर और ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 लॉन्च कर दिया है। अभियान को लेकर उन्होंने कहा है कि यह उनका लक्ष्य है कि हर शहर में साफ पानी पहुंचाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शहर में जमा कूड़े के ढेर को कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करके पूरा नष्ट किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि 2014 में ये कूड़ा 20% प्रोसेस किया जाता था और आज की तारीख में ये 70% प्रोसेस किया जाता है और ये आने वाले समय में 100 तक पहुंच सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि घर से निकलने वाला गंदा पानी नदियों में मिलने से रोका भी जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के 500 शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत करना और पीने के पानी की सुविधा को बेहतर करने का काम किया जाएगा। इस योजना को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश भर में शौचालयों का निर्माण किया जाएगा और सफाई अभियान चलाकर देश ने स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब हमारा लक्ष्य शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। कृषि कानूनों के विरोध में बैठे किसान आंदोलनकारियों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की परमिशन मांगी थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलनकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान आंदोलन की वजह से शहर का दम घुट गया है और अब किसान आंदोलनकारी शहर के अंदर आना चाहते हैं। इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग से रोका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कृषि कानून वापस ले ले तो किसान आंदोलनकारी भी वापस चले जाएंगे। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मांग रहे किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फटकार लगाई। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी कानून को अदालतों में चुनौती देने के बाद कोर्ट पर विश्वास करना चाहिए। किसानों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन नेशनल हाईवे ब्लॉक होने के चलते लोगों को परेशानी में नहीं डाला जा सकता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करने का आग्रह किया। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धांत के साथ काम कर रही है और हर सरकारी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए प्रयासरत है। सीएम ने बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से भी कहा कि हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का प्रचार और प्रसार जोरदार तरीके से करें और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाएं। काबिले गौर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 26 अक्टूबर तक इसी तरह से विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब में लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात करने के लिए पंजाब भवन पहुंचते हैं। लेकिन 24 घंटे बीत चुके हैं इस बैठक को, अभी तक इस मसले का हल जो है वो दिखाई नजर नहीं आ रहा। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हाईकमान से मुलाकात करने के लिए भी दिल्ली पहुंचते हैं और वहां पर कह सकते हैं कि शायद जो हाईकमान से बैठक होगी उसमें कोई ना कोई जो है हल निकलता जरूर दिखाई देगा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू कुछ नियुक्तियों को लेकर अभी तक अड़े हुए हैं और पंजाब में विधानसभा चुनावों को कुछ ही समय बाकी है। पंजाब कांग्रेस में चल रहे खिंचतान के बाद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरीश रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि लगातार कैप्टन अमरिंदर अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कभी भी कैप्टन अमरिंदर को अपमानित नहीं किया गया, लेकिन फिर भी वो विरोधियों के मुखौटे बन रहे हैं।
आपको बता दें कि हरीश रावत ने कहा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी में रहकर इस मोर्चे को संभालना चाहिए था, चाहे उन्हें पद मिले या ना मिले, तब हम उन्हें समझते कि सिंह इज किंग। वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर कैप्टन अमरिंदर की, तो कैप्टन अमरिंदर जल्द ही कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं वो जल्द ही नए पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि 15 दिन के अंदर अंदर कैप्टन अमरिंदर बड़ा फैसला ले सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर मौत मामले में सीएम पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहे हैं। वहीं लगता है कि प्रॉपर्टी महंत नरेंद्र गिरी की मर्डर मिस्ट्री की जांच का आज 8वां दिन है और सीबीआई की टीम आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी जी के पूछताछ के बाद अब सीबीआई की टीम उन चेलों से पूछताछ कर रही है जो मठ में हर वक्त तैनात हुआ करते थे। प्रयागराज के बागंबरी मठ में अल्लाहपुर में सीबीआई की टीम लगातार अपना डेरा डाले हुए है और इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़े हुए हर पहलुओं पर जांच कर रही है। 8वें दिन भी सीबीआई की टीम की जांच जारी है और अभी भी कई ऐसे उलझे हुए पहलू हैं जिसको सुलझाने में सीबीआई की टीम जुटी हुई है। सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया की बोली को लेकर सरकार जल्द ही फैसला कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाला मंत्री समूह इसके प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और इसका ऐलान इसी हफ्ते होने की उम्मीद भी है। और शुक्रवार को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर यह दावा किया गया था कि टाटा एंड सन्स ने एयर इंडिया की बोली जीत ली है और अब टाटा ग्रुप ही एयर इंडिया का नया मालिक होगा। हालांकि बाद में TIBAM ने ट्वीट कर इस दावे को खारिज कर दिया। LAC पर चीन ने एक बार फिर अपनी कायराना हरकत दिखाना शुरू कर दी है। आपको बता दें कि चीन LAC पर अपने जवानों की संख्या बढ़ाने जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय सेना भी तैयार है। दरअसल भारतीय सेना चीन को माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं आर्मी चीफ MM नरवणे भी लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान वो सीमा पर तैनात जवानों से बातचीत करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी है। जी हां, सरकारी पेट्रोलियम कंपनी ने जनता को हाई वोल्टेज का झटका दिया है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के साथ साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी की जा रही है। बता दें कि कमर्शियल गैस सिलेंडर 43 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वहीं घरेलू गैसों में कोई बदलाव न कर थोड़ी सी राहत दी गई है। आयुष्मान भारत को लेकर के केंद्र सरकार ने एक ऐसी क्रांतिकारी योजना तैयार की है जिससे भिवानी के 3 लाख परिवारों को फ़ायदा होने वाला है। इस क्रांतिकारी योजना के तहत 5 लाख तक के बीमा उन लोगों का किया जाएगा जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए होगा, यानी कि उन्हें स्वास्थ्य की सेवाएं मिलेंगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले ये योजना की शुरुआत की थी जिसमें उन्हें कागजात को लेकर के जाना होता था। हालांकि अब जिस तरह की योजना चलाई है उसमें उन्हें डिजिटल कार्ड दिए जाएंगे। इस डिजिटल कार्ड के माध्यम से उनकी बीमारी का सारा डाटा उस डिजिटल कार्ड में होगा। देश के किसी भी कोने में जाकर के वो 5 लाख तक का अपना इलाज कहीं से भी करवा सकते हैं। भिवानी के CMO डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने इस बात की पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अब लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, कोई कागजात लेकर के नहीं जाना होगा। हालांकि डिजिटल कार्ड के अंदर इस प्रकार के पिन होंगे, उस कार्ड के जरिए ही पूरा इलाज उन्हें 5 लाख तक का मुफ्त मिलेगा और सारी सुविधाएं भी उन्हें हॉस्पिटल के अंदर मिलेंगी। कैथल में खाकी एक बार फिर से दागदार हुई है। बता दें कि एक महिला की शिकायत पर अदालत के आदेश पर सिविल लाइन पुलिस ने 11 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि पुलिस कर्मचारी जबरदस्ती उसके घर में घुस गए, उसके साथ छेड़छाड़ की और यहां तक जो है उसके पैसे भी निकाल लिए गए। इस आरोप में कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन पुलिस ने 11 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हमारी कैथल के पुलिस अधीक्षक से भी बात हुई है, उन्होंने बाकायदा जो है प्रेस नोट भी रिलीज किया। प्रेस नोट रिलीज में उन्होंने ये बताया कि महिला का एक लड़का चोरी की सामान को खरीद फरोख्त में शामिल था और पुलिस जो है उसको गिरफ्तार करने के लिए गई थी, जहां पर महिला ने अपने बेटे को छुड़वाने की कोशिश की और पुलिस की ड्यूटी में बाधा डाली। पुलिस की शिकायत पर महिला के और उसके बेटे के खिलाफ पहले से ही केस दर्ज है और अब महिला ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज करवाया है। मामला जांच का है और जांच के बाद जो भी होगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद के गांव मुजेसर में लूट की वारदात के आरोपियों को पकड़ने के लिए फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम
हरिद्वार पहुंची, जहां बदमाशों को काबू करने के प्रयास में एक सिपाही को गोली लग गई और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने फायरिंग की और एक आरोपी को भी गोली लगी, जिससे वे घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को काबू कर लिया है। आपको बता दें कि शहीद सिपाही संदीप की इस शहादत को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने उन्हें जहां पर नमन किया है, वहीं राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने आर्थिक मदद की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि मुजेसर में जो लूटपाट हुई थी उसको लेकर फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था और मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर जो टीम है वो रेड करने के लिए हरिद्वार पहुंची थी। अब चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उनसे पूछताछ कर इस मामले को और गहनता से जांच करेगी और पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द जो है इस मामले में जो पीड़ित पक्ष है उनको न्याय मिलेगा। मंडी में आने वाले किसानों की धान की आवक इंदराज में 100% दर्ज हो, इसके लिए गन्नौर की अनाज मंडी में हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की तरफ से 4 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। जो भी किसान मंडी में धान लेकर आएगा वह तीसरी आंख में कैद होगा और तीसरी आंख का कंट्रोल रूम मंडी के पास मार्केट कमेटी कार्यालय की सचिव के कार्यालय में बनाया गया, ताकि कमेटी की सचिव मंडी में आने वाले धान लेकर आने वाले किसानों पर विशेष निगरानी रखे। इसके लिए 4 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। मंडी में आने वाले किसान को पहले तो ई-नेम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसके बाद फर्म का नाम, उसके बाद ही वह अपनी धान बेच सकेगा। मंडी में CCTV लगाने से एक तो धान की आवक 100% दर्ज होगी और धान चोरी की घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। सरकार की तरफ से प्रदेश की आंगनबाड़ियों में प्ले स्कूल खोले जाने के चलते हाल ही में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई है, जिसके बाद यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी अपनी आंगनबाड़ी पर प्ले स्कूल खोले जाने के लिए यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं ताकि वह खेल खेल में पढ़ाई कर सकें। लेकिन इस तरह की आंगनबाड़ी में जहाँ पर राशन चूहे खा जाते हों, कमरे होने के बावजूद बाहर बैठकर धूप में बच्चे पढ़ाई कर रहे हों, अंदर बिजली की व्यवस्था नहीं हो, सीलन भरा माहौल हो, ऐसे में सरकार की ये कोशिश आंगनबाड़ी में प्ले स्कूल खोले जाने की ये कोशिश किस तरह से ज़मीनी हकीकत पर रूबरू हो पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अपनी मांगों को लेकर गर्जी आंगनबाड़ी वर्कर्स फतेहाबाद के लघु सचिवालय के सामने किया अनिश्चितकालीन धरना शुरू। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना वह किसी भी NGOs के अधीन नहीं करेंगी अपना काम, उन्हें दिया जाए सरकारी कर्मचारी का दर्जा। वर्ष 2018 में भारत सरकार के साथ हुए समझौते में उन्हें दिया गया था श्रमिक का दर्जा, उसे भी किया जाए लागू। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा उनके मानदेय में की गई थी बढ़ोतरी, उसे भी किया जाए लागू। मांगे जब तक नहीं होगी पूरी तो फतेहाबाद के लघु सचिवालय के सामने उनका रहेगा अनिश्चितकालीन धरना जारी। राई विधानसभा क्षेत्र में मुरथल गांव चर्चित गांव है, जो कि काफ़ी बड़ा गांव है, जिसमें सरकारी स्कूल में हमने जायजा किया तो 5वीं क्लास स्कूल तक क्लास तक है जो एक ही टीचर दिखाई दिया। कैसे शिक्षा मिलेगी और कैसे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और जो ग्रामीणों ने साफ कहा है कि सरकार की नीति और नीयत पर खोट है, क्योंकि 5वीं क्लास तक के स्कूल में एक ही टीचर, कैसे बच्चों को शिक्षा मिलेगी और कैसे आगे बच्चे बढ़ेंगे। कोरोना जैसी महामारी से पहले ही बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है और लगातार तीसरी लहर आने वाली है और तीसरी लहर अगर आती है और लॉकडाउन होता है तो बच्चों का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि 5वीं तक की क्लास में एक ही टीचर और कैसे बच्चे को पढ़ा पाएगी। एक ही महिला टीचर से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने उच्च अधिकारियों को मेल तक कर चुके हैं, कह चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं अभिभावक जो है, गरीब व्यक्ति हैं, वो प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ा सकते, इसलिए सरकारी में भेजते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में एक ही टीचर दिखाई दिया, जिससे हमने बातचीत की तो उन्होंने भी कहा हमने उच्च अधिकारियों को बोल रखा है, लेकिन कोई भी अभी तक टीचर नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कैसे शिक्षा आगे बढ़ेगी और कैसे देश आगे बढ़ेगा, ये गहनता से सवाल और जवाब हैं। लगातार जो ग्रामीण है उन्होंने आरोप लगाया सरकार की नीति और नीयत पर खोट दिखाई दे रहा है। पिरथला के विधायक नयनपाल रावत ने आज तमाम पिरथला विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर
जो सड़कों का जायजा लिया है और जो टूटी हुई सड़कें हैं उनको लेकर अधिकारियों को भी सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। विधायक नैनपाल रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि जनता को किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गंदे पानी का जल भराव है या फिर टूटी हुई सड़कें हैं। जल्द ही क्षेत्र को उनसे निजात मिलनी चाहिए। टोल प्लाजा फ्री कराने वालों पर रेवाड़ी पुलिस अब सख्त हो गई है। पुलिस ने 120 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हालांकि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352 पर गंगायचा गांव स्थित टोल प्लाजा को 27 सितंबर को भारत बंद के दौरान संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में किसानों ने इस टोल को फ्री कराया था। उसके बाद 4 दिनों से लगातार यह टोल आज भी फ्री है। यहाँ पर किसानों का धरना व प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिए यहाँ पुलिस तैनात है, लेकिन अभी तक किसान शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं और टोल को फ्री करा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की मुख्य आर्थिकी का साधन सेब है और सेब को लेकर पिछले 2-3 सालों से अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। सेब की बड़ी कंपनी के रूप में सीए स्टोर जो स्थापित किए हैं उन पर मनमाने दाम तय करने का आरोप लगता है। ऐसे ही हम एक सीए स्टोर पर है, यहाँ पर रामपुर बिथल में अडानी ग्रुप का सीए स्टोर है। आइए यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे जो किसान और बागवान यहाँ पर सेब लेकर आते हैं उन्हें कैसा दाम मिल पा रहा है, क्या वे खुश हैं या नाराज है। आज हमने अडानी ग्रुप के सीए स्टोर बिथल का दौरा किया, जहां पर किसानों और बागवानों से भी मुलाकात की और किसानों और बागवानों का यहां पर साफ तौर पर ये कहना था कि क्रेट्स के माध्यम से सीधे जो सेब बेचा जाता है उनसे मंडियों के बजाय उन्हें फायदा होता है और सीए स्टोर में वो अपना सेब भी रख सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि राजनीतिक रोटियां सेकने वाले और बयान देने वाले राजनीतिक दल कब तक आम लोगों को सरकारी मंडियों में ये सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे जिससे किसानों और बागवानों को सेब की मेहनत का फल मिल सके और वे भी सीए स्टोर में अपना सेब बेच सके और उसे स्टोर कर सके। पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और ये 6 अक्टूबर तक श्राद्ध चलेंगे। इस दौरान लोग अपने अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेंगे और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए अनुष्ठान किए जाएंगे। ऐसे में लोग यज्ञ करने के बाद अपने पितृ को जल और अन्न का भोग कौओं के माध्यम से कराते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन कौओं में पितरों की आत्मा विराजमान होती है, लेकिन देश में लगातार कौए की संख्या कम होने से पितरों को जल और अन्न का भोग लगाने में बाधा खड़ी हो रही है। शहर में बढ़ती आबादी और घटते पेड़ों की संख्या का ही नतीजा है कि अन्य पक्षियों के साथ साथ अब कौवे भी नजर नहीं आते। फिर ऐसे में श्राद्धों में कौवे की कमी के बाद क्या गाय और कुत्तों को भोजन कराने से पितरों को मुक्ति मिल पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।